सब गाइस 2024 के अंदर कौन कौन सी टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, उसकी बात करने वाले हैं। किन टेक्नोलॉजीज को डेवलपर पसंद कर रहे हैं और किन के अंदर आपके नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसकी बात करने वाले, सो दैट आप पीछे ना रह जाओ, आप भी इन टेक्नोलॉजी को सीखो और आगे बढ़ो। तो आज हम बात करने वाले टोटल 5 टेक्नोलॉजीज के बारे में, लेकिन इसके अंदर मैं मल्टीपल और चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा स्किप मत करना, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे होंगे और ये सारे अगर आप सीखते हो तो आप एक वैल्यूएबल वेब डेवलपर बनते हो। देखो, नॉर्मल आपकी डेवलपमेंट होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो आपकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद आपने मर्न कर लिया, राइट, मर्न स्टैक होता है आपका, उससे भी आप डेवलपर बनते हो। लेकिन आजकल कुछ नए टूल्स आ गए हैं, नए फ्रेमवर्क्स आ गए हैं मार्केट के अंदर जो कि यूज़ हो रहे हैं और उससे बहुत इफेक्टिव तरीके से आप अपने सिस्टम्स को बना पाते हो। तो मल्टीपल कंपनीज इन टूल्स को, इन सिस्टम्स को एम्प्लॉय कर रही हैं और ऐसे डेवलपर्स की डिमांड बढ़ गई है। तो अभी फिलहाल जो आपके नॉर्मल रिएक्ट डेवलपर थे उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन डिमांड उतनी ही है। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन सप्लाई कम है। तो अगर आप इस डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो तो आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हो किसी भी कंपनी के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो नए टेक्नोलॉजीज हैं, नए ट्रेंड्स हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए और उन टेक्नोलॉजीज को भी आपको सीखते रहना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Next.js के साथ। तो अगर आप लोगों को अभी तक React.js आती थी तो उसके बाद अब आपको अपग्रेड करना है Next.js के अंदर, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज ऑलरेडी शिफ्ट करनी स्टार्ट कर चुकी हैं और जो नई कंपनीज नए सॉफ्टवेयर्स बना रही है, नई वेबसाइट जो बन रही है, वो आप देखोगे Next.js का यूज कर रही हैं, React का यूज नहीं कर रही हैं, क्योंकि Next.js के अंदर काफी अलग फायदे हैं। Next.js एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, जबकि React तो एक नॉर्मल बस लाइब्रेरी थी। तो आपको इसके अंदर मल्टीपल चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको पूरा का पूरा एक डिफाइंड सिस्टम मिलता है कि आपको किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाना है। साथ में आपका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का कोड एक ही जगह पर होता है, तो आप अपना बिजनेस लॉजिक भी लिखते हो वहीं पे ही और आप अपने UI फ्रेमवर्क भी बना रहे होते हो, UI कंपोनेंट्स भी बना रहे होते हो। इसी के साथ सर्वर साइड रेंडरिंग मिलती है इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में आपका जो वेबसाइट है वो जब बैकएंड से डेटा आता है तो सिंपल आपका एक रूट HTML लोड होता है, राइट। उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी HTML बननी है, वो आपकी क्लाइंट साइड पे आएगी और क्लाइंट साइड पर रेंडरिंग हो रही होगी। तो इसमें होता है क्या है कि SEO फ्रेंडली आपके पेजेस नहीं बन पाते हैं। जो आपके गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं, ये आपके पेजेस को रीड नहीं कर पाते हैं, तो सर्च इंजन की आपकी वेबसाइट ऊपर नहीं आ पाती है। अभी रिसेंटली हमने भी अपनी वेबसाइट को codingfuel.com को React से मूव करके Next.js पर डाला है और अब हमारे पास भी सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है। तो हमारी जो भी HTML वगैरह जो चीज़ें होती है या फिर जो भी सर्वर टू सर्वर API कॉल करनी होती है, वो सब बैकएंड पे होती है एंड देन हमारे पास सिंपल सा HTML आता है फ्रंट एंड के ऊपर, जो कि बहुत जल्दी भी लोड होता है। तो इसके अंदर मल्टीपल और ऑप्टिमाइजेशन भी, जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन आप डाल सकते हो, सर्वर टू सर्वर API कॉल डाल सकते हो, तो आपकी अपनी कीज़ को एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा फ्रंट एंड के ऊपर। तो अगर आप सपोज करो न्यूज़ वाला एप्लीकेशन बनाया आपने रिएक्ट के अंदर, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड पे अपने न्यूज़ API कॉल कर रहे थे, तो उसके अंदर आपको एक की डालनी पड़ती है, राइट। अब वो की आपको फ्रंट एंड पे एक्सपोज नहीं करनी होगी, वो आप अपने सर्वर पे सर्वर टू सर्वर API कॉल करोगे, अपने HTML को इन्फ्लेट करोगे और उसके बाद सर्वर साइड रेंडरिंग करने के बाद आप सिंपल HTML का डेटा फ्रंट एंड पे लोड करा दोगे। तो सिक्योरिटी भी इस तरीके से बढ़ती है। तो मल्टीपल कंपनीज यूज कर रही है, मल्टीपल डेवलपर्स इसको यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत प्यारी है, आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन एक बार जाकर देखनी चाहिए। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, इफ यू ऑलरेडी नो React.js देन यू शुड मूव टू Next.js। Next.js काफ़ी कमाल का फ्रेमवर्क है। अगर नहीं आती है React.js आपको, तो पहले React सीखो, बिकॉज आप डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारा बड़ा एक लर्निंग कर्व भी है इसके अंदर। लेकिन React सीखो, बेसिक ऑफ React तो आपको आनी चाहिए, उसके बाद आप Next.js के अंदर मूव कर सकते हो। इसके बाद अगला जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो है Tailwind CSS फॉर UI डिज़ाइन। तो Tailwind CSS ने अभी फिलहाल रिसेंट ईयर्स के अंदर काफ़ी बड़ा एक बूम देखने को मिला है और 2023 के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूजली Tailwind CSS को यूज़ किया गया था। लेकिन उसके ऊपर मैं आपको बोलूँगा सीधा बस Tailwind CSS को यूज़ मत करो, एक कंपोनेंट लाइब्रेरी भी है विच इज ShadCN, जिसके अंदर Tailwind CSS ही यूज़ हो रही है। तो उसके अंदर एक्चुअली एक आपको अगर पता हो Radix UI होता है, जो कि कंपोनेंट्स ला के देता है आपको मल्टीपल, तो उन कंपोनेंट्स के ऊपर, तो Radix UI के कंपोनेंट्स हैं, Tailwind CSS की मल्टीपल क्लासेस हैं जो कि इंटीग्रेट कर दी गई हैं, मर्ज कर दी गई हैं और वहाँ से ShadCN का जन्म हुआ है। और काफ़ी कमाल की कंपोनेंट लाइब्रेरी है जिसके कंपोनेंट्स को आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट को फास्टर बना सकते हो। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा कंपनीज यूज़ कर रही हैं, बिकॉज जो नए UI कंपोनेंट्स हैं ना, ज़्यादा बन नहीं रहे हैं। तो पुराने UI कंपोनेंट्स का यूज़ करके आप अपने लिए कोई भी डैशबोर्ड बना सकते हो, कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। तो ऑलरेडी बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर आप ट्वीक कर सकते हो Tailwind CSS की हेल्प से, और ShadCN लाइब्रेरी को आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हेडलेस CMS 2024 के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। हेडलेस CMS क्या होता है? CMS मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, सपोज करो आपको गीक्स फॉर गीक्स बनाना है, तो उसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको फ्रंट एंड भी बनाना है कि कैसा आपका दिखने वाला आर्टिकल्स, आपको बैक एंड भी बनाना है कि आर्टिकल कौन कौन डाल सकता है, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा वहाँ पे, राइट। और उसके बाद आपको कंटेंट टीम भी आपके पास होगी जो कि कंटेंट डाल रही होगी, तो वो कंटेंट टीम जहाँ कंटेंट डालेगी उसके लिए भी आपको फ्रंट एंड और बैक एंड बनाना है। तो ये कंटेंट टीम जो फ्रंट एंड बैक एंड बना रही है और जो आपका खुद का बैक एंड है, उसके बीच में एक हेडलेस सीएमएस आ जाता है, और ये दोनों के दोनों काम आपका वो हेडलेस सीएमएस ले जाता है, ठीक है। तो आपको वो डैशबोर्ड्स नहीं बनाने पड़ते हैं, वो कंटेंट को मैनेज करने के लिए पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो इन हेडलेस सीएमएस के अंदर मिल जाता है। तो मल्टीपल टाइप के आ रहे हैं, जैसे एक हमारी वेबसाइट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रैपी, जो कि कमाल का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कंटेंटफुल और सैनिटी होता है। और ब्लॉग्स के, अगर आपको ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए एक वी राइट करके सीएमएस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ये हेडलेस सीएमएस काफ़ी कमाल के होते हैं यार, क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें पहले से ही बनी बनाई मिल जाती हैं। तो आपको ज़्यादातर टाइम अपना सिर्फ बिजनेस लॉजिक को इम्प्रूव करने में लगाते हो, और जो नॉर्मल ट्रिवियल काम होते हैं, जैसे कि अपडेट, क्रिएट, डिलीट, कंटेंट को बनाना, कंटेंट के बीच में लिंकिंग करना, ये सारा काम आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे छोड़ सकते हो, और इसका डैशबोर्ड वगैरह सब बनाया मिल जाता है आपको, ठीक है। इसके बाद सिस्टम डिज़ाइन को आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है 2024 के अंदर। सिस्टम डिज़ाइन के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पूरा डेवऑप्स खतरनाक तरीके से सीख लो, और डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बना रहा मैं आपको, लेकिन जो डेवलपर्स आज की डेट में 2024 के अंदर जिनकी नॉलेज अच्छी है CI/CD की, जिनकी डिप्लॉयमेंट की नॉलेज अच्छी है, ऑलरेडी जानते हैं किस तरीके से आपके वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स काम करते हैं, कैसे आपके इंस्टेंसेस काम करता है, लोड बैलेंसर्स वगैरह कैसे काम करते हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, बिकॉज उनको ओवरऑल सिस्टम के बारे में पता है। तो वो ओवरऑल सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि कैसे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, कैसे आप लॉग्स देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। आपको गिटहब चलाना आना चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट कैसे होती है वो आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कैसे CI/CD काम करते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। और आपको डॉकर के बारे में पता होना चाहिए, कंटेनराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, कुबरनेटिस एक बहुत बढ़िया उसके अंदर सिस्टम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अराउंड मल्टीपल टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो हर एक टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे कि अगर आपको मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए काफका हो गया, या आपको अगर डिप्लॉयमेंट करनी है तो उसके लिए आपने अलग कोई मे बी डिजिटल ओशन यूज़ कर रहे हो, या फिर आप वर्सेल यूज़ कर रहे हो, राइट। लेकिन आप चाहो तो इन सभी को कंबाइन कर सकते हो, और सिर्फ एक चीज़ सीख लो, कोई सी जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनको सीख लो। जैसे कि सबसे बढ़िया तो उसमें रहेगा AWS, क्योंकि AWS को मल्टीपल कंपनीज यूज़ करती है और इसके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको जेनकिंस सीखने की जरूरत नहीं है, कोड पाइपलाइन और कोड डिप्लॉय AWS के अंदर है। सिमिलरली आपके लोड बैलेंसर्स, इलास्टिक बीनस्टॉक, मल्टीपल चीज़ें आपकी AWS के अंदर आ जाती हैं। AWS को आपको सीखना चाहिए, जिनको अगर आप सीखते हो तो आप एक बहुत कमाल के डेवलपर बन जाते हो वहाँ पर। इसके बाद एक पांचवा ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है वो है AI का। AI को आप अब स्किप नहीं कर सकते हो, AI को आपको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। AI को समझो कि ये मेरा कंपेनियन है, ना कि मेरा कॉम्पिटिटर है। AI को देख के काफ़ी लोग बोल रहे होते हैं भैया कि AI हमारे डेवलपर्स की जॉब खा जाएगा क्या, क्योंकि वो देखते हैं कि कैसे आप कोडेक्स है जैसे कि OpenAI का, राइट, या फिर कोपायलट है आपका विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो उनको देख के लगता है कि इसने तो सब कुछ लिख ही दिया हमारे लिए। लेकिन फुल ब्लोन जो एप्लीकेशन होते हैं, जो कि बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, वो बड़े बड़े सिस्टम्स आपका AI जनरेट नहीं कर सकता है। एटलीस्ट अभी तो नहीं कर सकता, 10 साल बाद करे तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी फिलहाल आपको बड़े बड़े सिस्टम्स तो ह्यूमंस को ही बनाने होते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं, जो मीनियल टास्क होते हैं, जो रिपीटेबल टास्क होते हैं, या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि मुझे पता है कि बार बार चेंज नहीं होगा, कोई यूटिलिटी फंक्शन है, कोई यूटिलिटी क्लास है, तो वो आप AI की हेल्प से बड़ी जल्दी बनवा सकते हो, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 20 टाइम्स वहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। आप ऐसे समझो, जैसे अभी मैं फिलहाल कुछ दिनों पहले स्केलर के फाउंडर अंशुमन सर से मिला था, तो उन्होंने बताया था AI को आप ऐसे समझो जैसे कि एवेटार मूवी के अंदर जो एक्सोस्केलेटन नहीं होता, जो कि ह्यूमंस की पावर को 10 गुना बढ़ा देता है, वैसे ही आप समझो कि AI प्रोग्रामर्स के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन है जो कि आपकी पावर्स को बढ़ा दे रहा है 10 टाइम्स। उसको आपको फिर यूज करना है, उसको आपको यूटिलाइज करना है, और अपने आप को और एक बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्गर प्रोग्रामर बनाना है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, ये कुछ ट्रेंड हैं आपको मैंने बताए। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखनी है और अपने आप को एक वैल्यूएबल डेवलपर बनाना है 2024 के अंदर। इसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।